ऑनलाइन में सभी को गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सीएमए इंटरमीडिएट क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, एक उसके बारे में हमने जाना था। और इसके अलावा इस क्लास के अंदर अब हम बेसिक चीजों को जानने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने एक और चीज जानी थी, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? तो वहां हमने देखा था कि टैक्स कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी है अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। तो उस डेफिनेशन से तीन बातें समझ में आई थी। पहला, कंपल्सरी एक्सटोर्शन मतलब आपको टैक्स देना ही पड़ता है, देयर इज नो ऑप्शन। सेकंड बात क्या निकल के आई थी? मनी के फॉर्म में देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है अंडर एनी लॉ होता है, मतलब टैक्स जो लिया जाता है, जो भी टैक्स हमारे भारत में लिया जा रहा है उसके लिए कानून बना हुआ है। तो एक बात तो हमने ये पढ़ी थी। इसके बाद में हमने देखा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों 50-50 मार्क्स के वैसे बताए हुए हैं, बट एक्चुअल एग्जाम में जाकर के देखते हैं तो एक आता है 68 मार्क्स का और दूसरा आता है 60 मार्क्स का। ये एक्चुअल एग्जाम के अंदर सिचुएशन रहती है। फिर हमने बात करी थी, आई थिंक सिलेबस क्या है, तो वो सिलेबस में ही है, ये मैंने आपको बताया था कि उसको भी लर्न करना है। और टैक्स के टाइप पर आई थिंक अपन ने बात करी थी, इतनी बात करी थी। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, टैक्स की डेफिनेशन में एक बार वापस से लिख रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड अपना अगला टॉपिक आएगा। टैक्स हमने पढ़ा था, टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटोर्शन। किस चीज का कंपल्सरी एक्सटोर्शन है? मनी का, और अंडर एनी लॉ। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इसको देखिए, इससे रिलेटेड ही अपना अगला टॉपिक होने वाला है। देखो, ये डेफिनेशन ऐसे ही क्यों नहीं बना दी कि जो भी पैसा सरकार लेती है वो सब टैक्स होता है। ये तो इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने क्या लिखा? टैक्स वो पैसा है जो कि कंपल्सरीली लिया जाता है मनी के फॉर्म में। इतनी बात भी लिखी जा सकती थी, लेकिन एक चीज एंड में जोड़ी जो कि अलग और नई बात है। अंडर एनी लॉ क्यों लिखा भाई? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर सर लॉ नहीं बना हुआ होगा तो फिर हफ्ता वसूली और इसमें फर्क ही क्या हो गया? दोनों सेम ही चीजें हो जाएगी एक तरीके से। सर इसलिए अंडर एनी लॉ लिखा होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण है कि अंडर एनी लॉ क्यों लिखा है। इसको देखते हैं। तो अपना देखो, अगला सवाल इस मुद्दे से रिलेटेड है कि ये यहां पर देखो, ये अंडर एनी लॉ लिखा हुआ है। तो ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड बात अपन करेंगे। वाई अंडर एनी लॉ, ये क्यों लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इस डेफिनेशन के अंदर अंडर एनी लॉ क्यों लिखा, इसका भी लॉफुल रीजन है, मतलब कानूनी रीजन है इसका। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो ऐसे पढ़ते 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 जब हम आर्टिकल 265 पर जाते हैं तो वहां पर एक चीज लिखी हुई है, देखते हैं वो आर्टिकल 265 बोलता क्या है। अभी आपको बस देखना है, जब मैं बोलूं तब आपको लिखना होगा आर्टिकल 265 क्या बोलता है। इसको देखिए, आर्टिकल 265 बोलता है नो टैक्स। नो टैक्स मतलब कोई भी टैक्स शैल बी लेविड। लेविड का मतलब होता है चार्ज करना, और चार्ज्ड लगाना, एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 क्या बात बोल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर पहली बात तो ये बोली गई, देखो, नो टैक्स। नो टैक्स का मतलब होता है किसी भी प्रकार का टैक्स शैल बी लेविड। लेविड मतलब होता है लगाना, और चार्ज का मतलब भी होता है लगाना। किसी भी प्रकार का टैक्स ना तो लगाया जाएगा या ना ही चार्ज किया जाएगा, बात एक ही है। एक्सेप्ट मतलब के बिना, एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब निकल करके आया कि कानून की इजाजत के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये कौन बोल रहा है? हमारा संविधान बोल रहा है, और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। तो जो संविधान में बात लिख दी, इवन प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सब भी संविधान से ही बने हैं। वहां पर पोस्ट लिखी हुई इसलिए बनते हैं।
तो पूरा का पूरा देश जिसको एक सूत्र में बांधने का काम कौन करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 265 में जब अपन जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई कानून की इजाजत के बिना कोई टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता। तो इसी वजह से देखो, यहां जब टैक्स की डेफिनेशन बनाई तो यहां पर क्या लिखा, टैक्स वो पैसा है जो कि कंपल्सरीली लिया जाएगा अंडर एनी लॉ। अंडर एनी लॉ क्यों लिखना पड़ा? भाई हमारा संविधान बोल रहा है लॉ के बिना तो टैक्स लिया ही नहीं जा सकता, इसीलिए अंडर एनी लॉ इस डेफिनेशन में लिखा गया। ये रीजन भी है। तो आर्टिकल 265 यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से बनता है एमसीक्यू। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे बना दिया जाएगा कि भाई नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 246 में, 265 में, 246A1, आगे और भी आर्टिकल आ जाएंगे तो आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लगेगा। अभी तो एक ही पढ़ा है, अभी 2-3 पढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा अच्छा ये वाली बात किस में थी। तो इस टाइप से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। अब एक और बात समझो, इसी से एक और सवाल निकल करके आता है। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि सर अगर किसी भी प्रकार का टैक्स लेना है गवर्नमेंट को तो उसके लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा? लॉ। अगर लॉ नहीं बनाया तो वो किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती, ये बात कही गई। अब एक और समस्या आ गई, लॉ कौन बनाएगा? लॉ कौन बनाता है? सर पार्लियामेंट बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। अभी सोचो, गवर्नमेंट तो तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट भी होती है, नगर निगम वगैरह। उनमें से कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगी, सेंट्रल बनाएगी, या लोकल लेवल की? सेंट्रल। अभी सपोज करो जैसे है ना, ये क्लियर ना करे बात, आपको ऐसे बोले ये इनकम टैक्स है, ये लेना है पब्लिक से, तीनों लड़ेंगे। तीनों क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मैं लूंगी ये वाला टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी मैं लूंगी, लोकल गवर्नमेंट बोलेगी मैं लूंगी ये वाला टैक्स। ऐसे आपस में सब लड़ेंगे अगर क्लियरिफाई नहीं किया जाए। जैसे कई बार होता है ना, आप में से किसी के घर में 2-3 भाई बहन है, तो मान लो अगर कोई खाने पीने की चीज आई तो क्या होता है, ले इसको ज्यादा क्यों दी, मेरे तो कम ही आई है, मेरे को दो, और ऐसे लड़ाई होती है। तो यही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी ऐसे ही लड़ती है। बोले ये टैक्स इसको क्यों दिया, मुझे देना चाहिए था, मेरे पास में आनी चाहिए थी पावर। अब क्या, जब संविधान बन रहा था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे, तो उनको पता था कि ऐसी लड़ाइयां सरकारों में फ्यूचर में जाकर के हो सकती है। तो इसका भी सॉल्यूशन करना जरूरी था कि भाई लॉ कौन बनाएगा। बोले लॉ तो गवर्नमेंट बनाती है सर, ये तो साफ बात है। बोले लेकिन गवर्नमेंट में भी डिफाइन करना पड़ेगा कि किस चीज से रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा। अगर इनको बांटा नहीं, अगर इनको पावर्स स्पेसिफाई नहीं करी तो ये लड़ेंगे। तो बोले अब क्या करें लड़ाई को मिटाने के लिए? तो अब हु विल मेक लॉ का जवाब दिया गवर्नमेंट ने। बोला कानून कौन बनाएगा, इसका जवाब हम देते हैं, और वो भी कैसे देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही देते हैं। तो अब इसके लिए कानून कौन बनाएगा के लिए क्या किया गया, हमारे एक्ट के अंदर एक और आर्टिकल डाला गया, उसका नाम था आर्टिकल 246। ये आर्टिकल 246 क्यों डाला गया भाई? ये आर्टिकल 246 डाला गया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि भाई पावर बांटी जाए। ये आपके फाउंडेशन की लॉ में था क्या? हाँ। तो ये क्यों बनाया गया, उसका कारण ये है, मेड फॉर डिवीजन बोल लो या डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, ऑफ पावर, पावर बांटने के लिए भाई। अब पावर कैसे बांटे? तो इस पावर को बांटने के लिए बना दी 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट बनाई गई और उन 3 लिस्ट के थ्रू पावर बांटा गया। अब यहां पर 3 लिस्ट बनाई गई, एक यूनियन लिस्ट थी, दूसरी का नाम था स्टेट लिस्ट, और तीसरी का था कॉन्करेंट लिस्ट। देखो पहली लिस्ट जो बनाई गई वो बनाई गई यूनियन लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट क्यों बनाई गई इसको देखते हैं। फिर जो दूसरी लिस्ट बनाई गई वो बनाई गई स्टेट लिस्ट, और जो तीसरी लिस्ट बनाई गई उसका नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो यूनियन लिस्ट बनाई गई ना, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई, एक एक करके लिस्ट बनाना चालू हो गए, क्योंकि नाम ही लिस्ट है। तो इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें आ गई। अब इस लिस्ट में जिस जिस चीज का नाम आ गया, जिस जिस चीज से रिलेटेड लॉ आ गया, उससे रिलेटेड जो भी काम काज है, देख रेख है, या जिस उस चीज से रिलेटेड जो भी लॉ बनाएगा, उससे रिलेटेड जो भी पावर होगी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। तो यूनियन लिस्ट में जिस चीज का नाम आ गया
उससे रिलेटेड पावर किसके पास गई? पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तुम्हारी ये पावर है, तुम इससे रिलेटेड देखो। और स्टेट लिस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट लिस्ट में क्या हुआ होगा? इसमें पावर दी गई टू स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरे में बोला कि कभी तो मिल बांट के काम कर लेना, तो यहां पर बोला मिक्स्ड पावर दे दी, मिक्स्ड पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहां पर एक और सवाल आ गया मेरे सामने, लेकिन बोला ये जो सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं सर, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये जो भी टैक्सेस अपन पढ़ेंगे, इनकी पावर कौन सी लिस्ट में है? क्या यूनियन लिस्ट में है, क्या स्टेट लिस्ट में है, क्या कॉन्करेंट लिस्ट में है? इनकी पावर कहां होगी? ये सवाल अपने सामने आ गया कि अपन जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आखिर वो आया ही कहां से, उसका जन्म कहां से हुआ? तो देखो अब यहां पर हमें यह जानना जरूरी है, जैसे अपना जो सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स, मान लीजिए इनकम टैक्स की पावर कहां दे रखी है भाई? जीएसटी पढ़ेंगे अपन, इसके अंदर जीएसटी की पावर कहां दे रखी है? और एक कल मैंने बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक टैक्स लगता है जिसका नाम होता है कस्टम ड्यूटी, उसकी पावर कहां दे रखी है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो एक एक करके अपन जानते हैं पावर कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है। अगर आप पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, देखो जब अपन यूनियन लिस्ट में जाते हैं और यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर, अब देखो लिस्ट में क्या है, एंट्रीज डली हुई है। जब आप एंट्री नंबर 82 जाके पढ़ते हैं तो वहां पे आपको अपने से रिलेवेंट पहली पावर मिलती है। क्या लिखा है एंट्री नंबर 82 में? देखना 82 में लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम। आप नोट्स में जब लिखेंगे ना तो यही डैश लगा के आगे भी लिख सकते हो, इधर क्या स्टेट लिस्ट आ गई इसलिए नहीं लिख रहा हूं। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ इनकम टैक्स। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ये एंट्री नंबर 82 क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही है इनकम्स के ऊपर टैक्स लगाने की, लेकिन ये क्या बोलते हैं भाई, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर आपको नहीं होगी। तो क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, आप आगे जाकर के और भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी, तो आप ध्यान रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ओनली किस इनकम पर टैक्स लगाने की पावर नहीं है? एग्रीकल्चर। इसको छोड़ के जितनी भी इनकम्स है भारत में, सभी इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको एक सरप्राइजिंग बात भी बता दूं, जो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, उस पर टैक्स ही नहीं लगता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है कि टैक्स में जब भी किसी चीज पर टैक्स नहीं लगता है तो उसे हम एग्जम्प्ट बोलते हैं कि ये एग्जम्प्ट है। जैसे अपन कई बार ऐसे होता है, मैंने मान लो होमवर्क करने को दिया सभी बच्चों को और एक बच्चे को बोला कि भाई इसको नहीं करके आना। जैसे आप सबको होमवर्क दे दिया, अक्षिता को बोला इसको नहीं करना, तो ये क्या हो गई? एग्जम्प्ट हो गई उस चीज से। इसी तरीके से इन्होंने क्या बोला, सारी इनकम पर टैक्स लगेगा लेकिन किस पर नहीं लगेगा? एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। आप आगे जाकर के पढ़ेंगे भी इसमें। तो आपको ये यहां से अगला क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू ही बनेगा। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाई इनकम टैक्स की पावर कौन से नंबर की एंट्री में है, या एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा है, ऐसे दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सर ये तो एक ही टैक्स हुआ। दूसरा टैक्स, एक और टैक्स की पावर आती है एंट्री नंबर 83 से। एंट्री नंबर 83 में किसकी पावर है भाई? एंट्री नंबर 83 में पावर है टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी की पावर एंट्री नंबर 83 में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगता है। तो एंट्री नंबर 82 पता चल गई, 83 पता चल गई, लेकिन सर ये एग्रीकल्चर इनकम तो बाहर ही रह गई। क्या इस पे कभी कोई टैक्स नहीं लगा सकता? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा ही मना कर दिया कि बोले ऐसा भी नहीं है भाई?
अगर हम स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 जाके पढ़ते हैं, तो वहां क्या लिखा है देखो। एंट्री नंबर 46 में लिखा है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो बोले ऐसा नहीं है कि हमने पावर ही नहीं दी है, पावर है तो सही, लेकिन किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की जो पावर है वो सेंट्रल को तो दी ही नहीं, तो वो तो चाह के भी कभी भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर्स है, स्टेट वाइज लगेगी। मतलब कल को राजस्थान गवर्नमेंट को लगता है भाई हम तो लगाएंगे टैक्स, तो लगा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इनको पावर है। तो स्टेट वाइज लगाया जाएगा टैक्स, अगर लगाया जाएगा किस पर? आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर। और वहीं यहां पर देखें यूनियन लिस्ट, तो इसमें एंट्री नंबर 82, आप जितनी भी नॉर्मली इनकम कमाते हैं, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने कोई इनकम कमाई, तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो यूनियन लिस्ट से ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ा गया है, वो उधर गई। अब यहां से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये जितना भी अपन ने पढ़ा है सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू 2 मार्क्स के आते हैं, आप ये ध्यान रखें। तो 15 एमसीक्यू आते हैं, 2 मार्क्स ईच आता है, तो इजीली आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए, 82, 83 और 46। लेकिन एक टैक्स तो अभी तक भी नहीं आया। कौन सा? जीएसटी। जीएसटी की पावर कहां होगी? कॉन्करेंट लिस्ट में। सरप्राइजिंगली इन तीनों में ही नहीं है, तीनों लिस्ट में जीएसटी की पावर ही नहीं है। ये क्या हो गया? फिर जीएसटी लग कैसे रहा है भारत में? यही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, उसको समझते इतना नोट करिए उससे पहले। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को इतनी बात क्लियर है? ये दो बातें जो अपन ने समझी, अंडर एनी लॉ क्यों लिखा है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। क्विकली सभी लोग एक बार मुझे बताएंगे, यस और नो। सभी को बताना है भाई। ठीक है रिद्धि, सौम्य ठीक है, निशा ओके, गहना ठीक है, सलोनी ठीक है, सुविक्षा ठीक है, आथिरा ठीक है, संध्या ओके, वंशिका ठीक है, मुस्कान ठीक है, ब्रिजेश ओके, साकेत ओके, रुजल के, पायल ओके। भाई बाकी लोग भी बताओ। आपको ये भी लिखना है ना, वाई अंडर एनी लॉ। क्योंकि रीजन क्या है, इसको पढ़ने का रीजन क्या है? देखो टैक्स में हर चीज का रीजन होता है, वैसे तो हर जगह रीजन ही है, लेकिन मैं ऐसे बोल के नहीं बताऊंगा कि ये लॉ है तो ऐसा पढ़ लो, ये नहीं है। आपको आगे जाकर के कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे ना अपन, तो मैं ये बताऊंगा गवर्नमेंट ने इसको ऐसा ही क्यों डिजाइन करा। ऐसी डिजाइनिंग करने के पीछे भी कारण होता है किसी प्रोविजन को। तो आगे जाके आप देखेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोविजंस आएंगे, जिसमें आप ऐसे सोचोगे बैठे बैठे कि सर इसको ऐसा ही क्यों करा, और अलग तरीके से क्यों नहीं करा। तो मैं आपको कारण बताऊंगा, क्योंकि अब जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो आपको इसकी दुनिया भर की नॉलेज यूज होने वाली है। इसमें आपको अकाउंट्स के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा, आपको इसमें फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा। तो ये एक मल्टीपल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, और दुनियादारी के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया कैसे चलती है, वो आपको यहां से पता चलेगा। इस सब्जेक्ट में काफी सारी चीजें ऐसी आएगी।
ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखे भाई, तुमको ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं लेने, नोट करना है। स्क्रीनशॉट तो वैसे आता ही नहीं होगा, लेकिन नोट करनी है चीजें आपको। ऐसा नहीं है कि ठीक है चल रहा है, कोई देख नहीं रहा है तो करे ही ना। सबसे बड़ा लूप होल ही है ये ऑनलाइन। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, तो भाई अनडाउटेडली ऑफलाइन ही सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई ऑफलाइन नहीं कर सकता, मजबूरी है, तभी उसको ऑनलाइन के बारे में सोचना चाहिए। ऑनलाइन की तो पढ़ाई अभी कुछ सालों से आई है, कोविड से। उससे पहले तो सब ऑफलाइन ही पढ़ते थे और उसी में रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं। हाँ जी, हो गया सभी का। अब देखिए, यहां तक अपन ने जितनी भी बातें करी वो सब टैक्स के बारे में थी। टैक्स मतलब क्या, कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों के लिए कॉमन बात है ये। चाहे हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें या इनडायरेक्ट टैक्स की। अब देखो यहां पर क्या है कि यहां पर अभी तक स्पेसिफिकली अपन ने जो बात करी है वो डायरेक्ट टैक्स की कर ली है। यहां पर कस्टम ड्यूटी जो कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी कर ली, और यहां पर एक और बात करी एग्रीकल्चर इनकम जो कि डायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट है। अभी एक टैक्स रह गया बस अपना। ये सारी जितनी भी बातें अभी कर रहे हैं ना, ये कॉमन बातें हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। इसके बाद में हम स्पेसिफिकली फिर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की ही बात करेंगे। अच्छा, अब एक सरप्राइजिंग बात जिसकी अपन डिस्कशन कर रहे थे कि सर यहां पर जीएसटी की पावर कहां पर है। जीएसटी की पावर तीनों लिस्ट में कहीं भी नहीं है। बोले सर ऐसा कैसे। आप एक बात सोचो कि सर ये जितनी भी बातें लिखी हुई वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब जीएसटी था क्या दुनिया में। बोले सर दुनिया में जीएसटी था ही नहीं, तो उसकी पावर कैसे डालते। तो जब जीएसटी आ रहा था, जब अपन जीएसटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप जानोगे भी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 साल लगे जीएसटी को इंडिया में लाने में।
काम तो 2000 से शुरू हुआ था सन, और 2017 में जाके अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था जीएसटी आना चाहिए, और फिर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तब जाके जीएसटी आया। तो 17 साल कैसे लग गए उसकी भी बात अपन करेंगे, जीएसटी का स्पेसिफिक टॉपिक है। बट यहां पर बात करना यह जरूरी है कि सर जीएसटी की पावर कहां है, इसका क्लेरिफिकेशन मैं आपको देता हूं। तो अपना अगला सवाल आता है, वेयर इज द पावर ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पावर कहां है? अब जीएसटी की पावर तो सर इन तीनों लिस्ट में है ही नहीं, तो अब करे क्या? जीएसटी लाना तो जरूरी था, बट कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशन ही नहीं थी कि आप जीएसटी ला पाए इंडिया के अंदर। तो अब समस्या यह आई कि कैसे लाए, तो अब सॉल्यूशन ये निकला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा, संविधान में ही चेंज करना पड़ेगा, संविधान में पावर डालनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप उससे रिलेटेड लॉ बना पाओगे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा कि जीएसटी की पावर लाने के लिए 122nd 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई। बिल और एक्ट दो चीजें होती है, इसमें डिफरेंस मैं अभी बताऊंगा। 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया, मतलब 122 क्यों लगा रहे सर इसके साथ? इससे पहले 121 बार संविधान में चेंज करने का प्रस्ताव आ चुका था। यह अपने आप में 122वें नंबर का प्रोविजन था या प्रस्ताव था कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही है। और जब ये अप्रूव हुआ तो ये बना 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब सर पहले बिल था फिर एक्ट था। देखो जब कोई चीज जब तक फाइनल नहीं हो जाती, पास नहीं हो जाती पार्लियामेंट से, तब तक उसे हम बिल बोलते हैं। और जब वो पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है उसे, तब वो बिल ही क्या बनता है? एक्ट बनता है आगे जाकर। तो सबसे पहले तो चेंज करा, और चेंज करके उसमें 2 नए आर्टिकल डाले गए, उसके बारे में मैं बताता हूं। पहले इतनी बात को देखते हैं कि भाई पावर कहां है जीएसटी की, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या था? पावर थी नहीं, देयर वॉज नो पावर ऑफ जीएसटी एनीवेयर, कहीं पावर थी नहीं। फॉर इंसर्टिंग पावर ऑफ जीएसटी, वन 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। 122वां अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब इससे पहले 121 बार अमेंडमेंट करने के बिल आ चुके थे। लेटर ऑन, बाद में जाकर के, इट बिकेम 101 अमेंडमेंट एक्ट। 121वां अमेंडमेंट एक्ट बन गया। बिल और एक्ट में मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि बिल तो है कि भाई अभी प्रपोजल है, फाइनल नहीं है। एक्ट तब कब बनता है? जब फाइनल हो जाता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है। दूसरा, यहां से एक और एमसीक्यू लायक क्वेश्चन है कि भाई जब जीएसटी में की पावर डालनी थी तो कौन सा बिल लाया गया था? तो 122nd। और जब जीएसटी की पावर अप्रूव हो गई तो कौन से नंबर का एक्ट बना भाई? कौन से अप्रूवल थी? 101। मतलब ये जब लाइन में लगा तब तो इसका नंबर 122वां था, लेकिन अप्रूवल मिलने में इसका नंबर 101 था। अब एक बात को और समझिएगा आप, सर ये जो भी पावर डाली गई, ये डाली कैसे गई, इसका बेस क्या था, इसको समझना जरूरी है। देखो इसके लिए आपको थोड़ी सी जीएसटी की नॉलेज होना जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप में से कोई डोमिनोज में गया कभी? कौन नहीं गया? सभी गए हो, ठीक है। डोमिनोज का बिल देखते हैं।
बहुत पुराने बिल है, ये नया बिल चाहिए अपने को। अब देखिए एक बिल है जैसे, दिख रहा है क्या? ठीक है। अब यहां पर आप चीज देखिए, इन्होंने पिज्जा ऑर्डर करा एक तो मार्गरीटा 199 का, ठीक है, और एक कोई टी ऑर्डर करिए, इनका बिल बना 246 का। अब आप कहीं भी देखते होंगे सर, जहां भी बिल मिलता है तो ये कुछ लिखा हुआ रहता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये क्या है? जीएसटी के टाइप है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड, और ऑब्लिक लगा के यूटीजीएसटी लिखा हुआ, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। भाई जो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वहां पर आप जाओगे तो आपको एसजीएसटी ना लग के क्या लिखा हुआ मिलेगा? यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस। तो सर ये दो प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, ये कैसे, कब, कहां, कैसे लगते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आपको नॉलेज भी रहे इसकी। जब भी किसी चीज की इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट सप्लाई होती है, जैसे आपने राजस्थान से ही कोई चीज खरीदी, सेलर भी वहीं था, बायर भी वहीं था, जब सेलर और बायर दोनों सेम स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट वाली सप्लाई। और उस पर जो जीएसटी लगता है उसमें लगेगा एक तो सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। और जब बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में बैठे हो तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। देखो आप में से काफी लोगों ने अमेजोन से भी कुछ ना कुछ मंगाया होगा, जैसे ये अमेजोन का एक बिल है, अब अमेजोन के जो बिल होते हैं उनके अंदर भी टैक्स लगा होता है। देखो ये टैक्स देखा होगा आपने, ये लिखा हुआ आईजीएसटी। ये कब लिखा हुआ आता है? जब आपका जो गुड्स है ना वो बाहर से दूसरे स्टेट से आ रहा हो ना, तब तो क्या लिखा हुआ आएगा? आईजीएसटी। और जब आपका विद इन आपके ही स्टेट से आ रहा होगा तो आपको, अभी अभी देखो अपन ने एक बिल निकाला था, वो ब्लर हो गया था, ये दिखा नहीं रही है, और या कोई ऐड आ रहा है शायद। ऐड देखना पड़ेगा, इस छोड़ो। देखो एक दूसरा बिल अपन ने अमेजोन, ये तो देखा ही है, ये जैसे ये बिल देखा, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है सर। उधर अपन अमेजोन का बिल देख रहे हैं तो अमेजोन के बिल के अंदर आप देख रहे हो कि ये एक आईजीएसटी लगा हुआ है। ये क्या चक्कर है भाई? ये कैसे लगता है? जब बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में बैठे हो तो इसको अपन बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप कौन से लेवल पे आ गए हो? इंटर पे। तो इंटर वाली जो सप्लाई होती है वो इंटर स्टेट सप्लाई, जिसमें बायर सेलर अलग अलग स्टेट में बैठे होते हैं। तो इसीलिए अमेजोन के ज्यादातर बिल में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा आईजीएसटी। हाँ, लेकिन जब सेलर आप ही के राज्य का होगा, मतलब मान लो आप राजस्थान में रहते हो, राजस्थान से ही आपका गुड्स आ रहा है, तो उस पर क्या आईजीएसटी लगा हुआ मिलेगा? उस पर क्या लगा हुआ मिलेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। अब उसकी रेट इंटरेस्टिंग है, सोचो किसी चीज पे 18% से जीएसटी लगता है, तो जब राजस्थान से ही आ रहा होगा तो सर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ होगा, आधा आधा लग के आएगा। 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी। 18% एक रेट है, अलग अलग चीजों पर अलग अलग रेट होती है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज जो है ना, उस पर 5% है। आप रेस्टोरेंट के बिल अगर देखोगे तो वहां पे 5% जीएसटी लगा हुआ मिलता है। जैसे अभी अपन डोमिनोज का बिल देख रहे हैं, डोमिनोज के बिल में 2.5% लगा हुआ है।
हाँ, अब मान लो कोई ऐसी चीज, इसी चीज को मान लो सपोज करो हम दूसरे स्टेट भेजे, हालांकि पिज्जा जाएगा तो खराब भी हो जाएगा, लेकिन सपोज कर लो, तो फिर इस पे रेट लग के जाएगी आईजीएसटी 5% सीधा। तो जब भी मान लो किसी चीज पे रेट 18% है और उसको मैं विद इन स्टेट ही बेच रहा हूं, जैसे ये पेन पे जीएसटी की रेट 18% है, मैंने जयपुर के जयपुर में या राजस्थान में ही किसी को सेल कर दिया, तो इस पे 18% मुझे टैक्स लगाना है। कैसे लगाऊंगा? 9% का सीजीएसटी, 9% का एसजीएसटी। बोले सर इससे होगा क्या? अब इस पे जो भी टैक्स के 18 रुपए आए, उसमें से 9 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास जाएंगे और 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और इसी पेन को जब मैं दूसरे राज्य में भेजूंगा, मान लो यहां से महाराष्ट्र में सेल करी मैंने इसी पेन की, और 18 रुपए का अब क्या लगाऊंगा? आईजीएसटी। ये 18 रुपए पूरे कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को कुछ नहीं मिलता उसमें। अब यहां पर ये चीज समझ क्यों रहे हैं भाई? अब गवर्नमेंट ने क्या करा, ये जो आज के समय पर आप टैक्स देख रहे हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, इनकी पावर डालनी थी। सीजीएसटी, एसजीएसटी कौन से टाइप की सप्लाई पर लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई, अभी अभी अपन ने बात करी। और आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई पर। अब इन पावर्स को डालना था भाई, तो कैसे डाला गया देखिए। अब इसके बाद में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने 2 आर्टिकल इंसर्ट करे, एंट्री में नहीं जोड़ा, डायरेक्टली 2 आर्टिकल इंसर्ट करे। कैसे करे और क्या करे देखिए, समझिए इसको, फिर नोट कर लेना, छोटा सा ये 1 मिनट में हो जाएगा। पहले आपको समझना जरूरी है और बेसिक बातें समझना ज्यादा जरूरी है। देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, यहां पर एक तो आर्टिकल डाला 246A1 और एक आर्टिकल डाला 246A2। अब ये आर्टिकल दो दो क्यों डाले गए भाई? 2 आर्टिकल डालने के पीछे रीजन था। क्या रीजन था देखो, आर्टिकल 246A1 में क्या किया गया, कॉन्करेंट पावर डाली गई। कॉन्करेंट मतलब मिक्स्ड पावर टू लेवी जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई टू सेंट्रल एंड इंट्रा स्टेट पे कौन कौन टैक्स लगाता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इनको मिक्स पावर दे दी गई। और वहीं पर 246A2 में किसकी पावर डाली गई होगी बताओ? सिर्फ सेंट्रल को मिलेगा कौन सा टैक्स? कौन सी सप्लाई पे? इंटर स्टेट। तो यहां तो कॉन्करेंट थी, इधर कॉन्करेंट नहीं है, इधर क्या लिखेंगे? ये एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी जीएसटी ऑन किस चीज पर? इंटर स्टेट सप्लाई पर। टू किसको दी गई होगी ये पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो गवर्नमेंट को ये 2 आर्टिकल क्यों डालने पड़े, इसका कारण अभी अभी मैंने बताया था कि एक्चुअल में जीएसटी जो लगता है ना, वो भी इसी बात पे डिपेंड करता है। जीएसटी में या तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेंगे? जब बायर सेलर सेम स्टेट में हो, जिसको अपन इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से जानते हैं। और जब बायर सेलर दोनों अलग अलग स्टेट में, उसे अपन इंटर स्टेट सप्लाई के नाम। अब यहां तो दोनों की मिक्स पावर थी, इसलिए इसके लिए अलग आर्टिकल बनाया, और एक एक्सक्लूसिव पावर थी, इसके लिए अलग बनाया। एक में ही सारी पावर मिक्स नहीं हो सकती। देखो अब इसका रीजन बताता हूं, गवर्नमेंट ने 2 ही क्यों बनाए। आप सोचो इस आर्टिकल में मिक्स पावर दी जा रही है, कॉन्करेंट पावर। क्या एक ही आर्टिकल मिक्स पावर देने का और एक्सक्लूसिव पावर देने का बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाते। एंट्री नहीं बनाई उन्होंने, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट वही अलग अलग करी बल्कि। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक ही आर्टिकल बना के दोनों पावर नहीं दे सकती थी कि एक तो हम मिक्स वाली देंगे और एक एक्सक्लूसिव देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, 2 आर्टिकल बनाएंगे भाई। एक में तो मिक्स पावर दे दी, कॉन्करेंट मिल बांट के लो टैक्स, और एक में दे दी भाई एक्सक्लूसिव पावर। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, कल कोई स्टेट गवर्नमेंट आके नहीं बोले इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, मिक्स की एक्सक्लूसिव की जगह कॉन्करेंट लिख दो। अगर इधर होता तो वो थोड़े अड़ंगे अड़ाते, लेकिन उन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सेपरेट कर ली। अब ये जो सारा का सारा पैसा है ना, ये किसको मिलेगा? सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी ये सारा पैसा। और ये वाला जो पैसा है वो
आधा आधा बांटा जाएगा, आधा सेंट्रल का और आधा स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसीलिए आपको दो टैक्सेस दिखते हैं, और दो टैक्सेस में ओनली कौन सी वाली सप्लाई पर दिखते हैं, जो विद इन स्टेट हो रही होती है। क्योंकि राज्य सरकार बोलेगी ना भाई मेरे स्टेट में सप्लाई हो रही है तो मुझे तो टैक्स दो, लेकिन जब उसके स्टेट से बाहर जा रहा है तो वो ये नहीं बोल सकती, इसलिए सिर्फ आईजीएसटी लगाया। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये था पूरा का पूरा जीएसटी के जीएसटी की पावर कहां से आई और कैसे आई। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी बताएंगे। ऑनलाइन में सभी बताइए, क्या आपको क्लियर है ये बात जीएसटी से रिलेटेड जो अपन ने पावर की करी? सबको रिप्लाई करना है बेटा ऑनलाइन में। मुझे पता चलना चाहिए तुम एक्चुअल में क्लास ले रहे हो। कई बच्चे ऑन करके चले जाते हैं। ये लो ब्रिजेश नीचे कर दिया, पूरा दिख रहा है जो हमने लिखा है। काफी सारे बच्चों का एक डाउट है कि सर है ना मेरा मैथ्स में फेल हो गया तो क्या करेंगे, जो हो रहे हैं वो। तो उनको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो कि हमने काफी सारे बच्चों पर इंप्लीमेंट करा है। जो फेल हो जाते हैं हम उनको फिर भी इंटर ही करने की राय देते हैं। आपके ही बैच में दो बच्चे थे, एक तो नितिन था आई थिंक, और एक और बच्चा था आकांक्षा या कुछ ऐसा नाम होगा। उन दोनों ने, और मतलब हर अटेम्प्ट में 4 5 6 बच्चे ऐसे होते हैं। उन लोगों को क्या करना होता है, अगर बाय चांस वो क्लियर नहीं होते हैं तो उनको अभी पढ़ाई करनी है 3 4 महीने। देखो वो इतना फाउंडेशन पढ़ चुके हैं कि उनको सब कुछ रट चुका है अल्टीमेटली, तो वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। जब उनके एग्जाम आने वाले होते हैं उसमें 1 महीने की वो छुट्टी ले लेते हैं। उस 1 महीने में वो क्या करते हैं, जो अपनी टेस्ट सीरीज चलती है और जो रिवीजन क्लासेस चलती है वो लेते हैं और एग्जाम दे देते हैं। और कोइंसिडेंटली आप पिछले 3 4 5 अटेम्प्ट देखेंगे तो इसी अटेम्प्ट में मैथ्स का पेपर थोड़ा आपका उल्टा सीधा आया है। तो इस वजह से चांसेस है बाय चांस कर दे, लेकिन जब भी ऐसा हुआ है तो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 2 3 4 5 नंबर तो दे ही देते हैं। तो अगर किसी का ऐसा हो कि वो सर मेरे तो 2 3 क्वेश्चन तक ही का ही लिमिट से हो सकता है कि ना हो, तो फिर उसको मिल जाएंगे, और जो पास हो रहे हैं उसको तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है कि जो, अब कोई पर्सन है ना इतना फाउंडेशन पढ़ के भी 6 महीने फिर से फाउंडेशन नहीं पढ़ सकता, तो उन लोगों के लिए हम यही करते हैं। और वो हर बच्चा लगभग जो ऐसे कराए वो पास हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो दोबारा ही फेल हो गया हो। रिजल्ट आपका जनवरी 1st या 2nd वीक में, 9 10 जनवरी आप मान के चलिए, न्यू ईयर के बाद ही आएगा। उससे पहले तो क्रिसमस आ जाएगा। क्रिसमस पे अपने को सेंटा बनाना है एक जने को, अपनी बात भी हुई थी। तो आप बन जाओगे सेंटा, इसको ही बना लेना साथ में। ये, ये भी सही रोल। एल्विन सेंटा बनना है, आपको पता है ना अपनी बात हुई थी। और है पोलर बियर तो नहीं है। सेंटा बनाएंगे आपको, और एक देखो आप पीछे एक और दोस्त है तुम्हारा, दोनों सेंटा बन के आओगे तुम। हम तो देखो रेड ड्रेस पहन के आ जाएंगे बस। और गिफ्ट के पैसे मैं दूंगा, ये टेंशन मत लेना। बोले सर गिफ्ट नहीं नहीं अपन नहीं देंगे। हाँ जी, सभी का ये नोट हो गया है। आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे दो टैक्सेस जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं उनका डिफरेंस। वो डिफरेंस थियोरटिकल नहीं प्रैक्टिकल समझेंगे, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आज अपन करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।